गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको आहार एवं पोषण फूड्स एंड न्यूट्रिशन विषय पढ़ा रही हूँ। और फूड्स एंड न्यूट्रिशन में सिलेबस के अनुसार हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं और 5th चैप्टर प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा पढ़ाए जाने हैं, वो वाला चैप्टर हमारा चल रहा है। 5th चैप्टर चल रहा है। 5th चैप्टर में भी हम एक एक न्यूट्रिएंट को लेंगे। तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ रहे हैं और पिछले लेक्चर में भी मैंने कार्बोहाइड्रेट के बारे में ही पढ़ाया था और आज भी हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में ही पढ़ रहे हैं। जो पिछली बार वर्गीकरण हमारा चल रहा था, क्लासिफिकेशन, उसी का कंटिन्यूएशन। तो केमिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है यानी रासायनिक विशेषताओं के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स को 3 वर्गों में बांटा है। और 3 वर्ग जो हैं वो है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में कार्बोहाइड्रेट की यानी मोनोमेरिक यूनिट 1 है। डाइसेकेराइड में कार्बोहाइड्रेट की 2 यूनिट होती है यानी मोनोमेरिक 2 यूनिट होती है। और पॉलीसेकेराइड में 3 या 3 से अधिक मोनोमेरिक यूनिट या फिर कार्बोहाइड्रेट यूनिट अगर हो, इकाई हो, तो वो पॉलीसेकेराइड कहलाता है। ये पिछले लेक्चर में भी बता चुकी थी और उसी का कंटिन्यूएशन हम आज ले रहे हैं कि जो वर्गीकरण है उसमें मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड है। तो सबसे पहले हम मोनोसेकेराइड के बारे में पढ़ेंगे। मोनोसेकेराइड्स जो हैं वो एक तरह के कार्बोहाइड्रेट ही हैं और इसमें सिर्फ एक मोनोमेरिक यूनिट होती है, यानी ये सबसे सरलतम इकाई है कार्बोहाइड्रेट की। और कार्बोहाइड्रेट की इसमें एक ही इकाई, एक ही यूनिट इसमें पाई जाती है, विद्यमान रहती है। ये सबसे सरलतम इकाई होती है। मोनोसेकेराइड्स 3 तरह के होते हैं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। मोनोसेकेराइड्स भी 3 तरह के हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। तीनों के ही फॉर्मूला C6H12O6 होते हैं। पिछली बार मैंने आपको केमिकल कॉम्पोजिशन एक फॉर्मूला बना के बताया था, वो ग्लूकोज का था। तो सिर्फ एक ही बना के बताया कि उतना आपको याद रह जाए। बाकी सभी का फॉर्मूला C6, कार्बन के 6 अणु, हाइड्रोजन के 12 अणु और ऑक्सीजन के 6 अणु, सभी में ही इतना ही होता है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग हो जाता है। किसी में हाइड्रोजन ऊपर चला जाता है, किसी में वापस से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ज़्यादा नीचे आ जाते हैं, इस तरह से होता है। तीनों का फॉर्मूला एक ही होता है, लेकिन उसकी जो जगह है, कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो ऊपर नीचे बदल जाता है। तो जो ग्लूकोज होता है वो सबसे अधिक हमें हमारे शरीर में मुख्य स्रोत है ऊर्जा का। हमारे शरीर में जो ऊर्जा मिलती है जिस कार्बोहाइड्रेट से, वो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज होता है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ग्लूकोज खाते हैं और वो हमें एनर्जी देता है। मैंने आपको मेरे कई लेक्चर्स में बताया है कि जो हम खाना खाते हैं वो पाचन होता है और पाचन के बाद में सबसे सरलतम इकाई कार्बोहाइड्रेट की जो होती है वो होती है ग्लूकोज। तो जब ग्लूकोज बन जाता है वो हमारे शरीर में अवशोषित होने लायक स्टेज होती है, अवशोषित होने लायक उसकी जो है वैसा वाला वो यौगिक होता है। इसलिए ग्लूकोज हमारे शरीर में ऊर्जा देने का मुख्य स्रोत होता है। 1 ग्राम ग्लूकोज हमें 4 किलो कैलोरी देता है। ये सबसे सरलतम इकाई है। ये मीठा होता है, रवेदार होता है और अगर ग्लूकोज पाउडर को हम देखें अलग से तो वो पानी में घुलनशील होता है और बहुत जल्दी घुल जाता है। ये इसकी कुछ अलग से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और ग्लूकोज चूंकि सबसे एंड रिजल्ट है कार्बोहाइड्रेट का, ग्लूकोज के बाद में तो जब ऑक्सीकरण होता है तो वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमको एनर्जी देता है, पानी देता है और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। मतलब ग्लूकोज हमें काम करने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए एनर्जी यानी ऊर्जा देता है। तो ग्लूकोज सबसे आखिरी एक प्रोडक्ट है
तो इसलिए उस पर पाचक रसों का कोई प्रभाव नहीं होता। अगर हमने ग्लूकोज लिया है तो वो डायरेक्टली ही अवशोषित हो जाता है, डायरेक्ट मतलब जैसे ही हमने उसको पिया। इसीलिए तो जो एथलीट्स होते हैं, स्विमिंग वाले होते हैं, वो जल्दी से ग्लूकोज को घोल के पीते हैं। अगर वो दौड़ के आते हैं तो उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इस पर पाचक रसों का कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि ग्लूकोज बिल्कुल एंड प्रोडक्ट होता है हमारे जो भी हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं उसका। हमारे रक्त के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो होता है 80 से 120 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर ब्लड। अगर 100 मिलीलीटर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल देखा जाए तो वो होता है 80 से 120 मिलीग्राम। इससे कम होता है तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, मतलब उसको थोड़ी कमजोरी होती है। और अगर इससे ज़्यादा से ज़्यादा होता जाएगा तो मधुमेह रोग भी हो सकता है, क्योंकि उसमें यूरिन से ग्लूकोज आने लगता है और उसको हम चीनिया पेशाब कहते हैं। तो 80 से 120 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर ब्लड ये ग्लूकोज का लेवल है। तो जो खाना खाया वो अंत में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया और इतना ग्लूकोज लेवल वो शरीर में मेंटेन करता है। जब ग्लूकोज ज़्यादा आ जाता है शरीर में, अगर हमने ज़्यादा खा लिया है, ग्लूकोज ज़्यादा बन गया है, तो कोई बात नहीं, ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है। और ग्लाइकोजन में परिवर्तित होने के बाद वो हमारे शरीर में मांसपेशियों में यानी मसल्स में और लिवर यानी यकृत में जमा हो जाता है। अगर ग्लूकोज ज़्यादा है, ज़्यादा खा लिया है, तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है और वो क्या है, वो पॉलीसेकेराइड है। वो थोड़ी देर बाद में पढ़ाएंगे। तो ग्लाइकोजन भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन वो पॉलीसेकेराइड है, उसमें बहुत सारे ग्लूकोज के अणु पाए जाते हैं। तो जब ग्लूकोज ज़्यादा होता है तो वो ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है और वो जो ग्लाइकोजन है वो हमारी मांसपेशियों और यकृत में जमा हो जाता है। जब हमें भूख लगती है या फिर हमारे पास में उस वक्त खाना नहीं है या हमें एनर्जी की ज़रूरत है, हमने उस वक्त खाना नहीं खाया है, ग्लूकोज का लेवल बिल्कुल कम हो रहा है, तो उस समय ग्लाइकोजन टूट टूट के ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है और ग्लूकोज हमें वापस से ऑक्सीजन के साथ ज्वलन क्रिया करके और हमें ऊर्जा यानी एनर्जी दे देता है। एक्स्ट्रा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित हुआ और हमारे यकृत और मांसपेशियों में एकत्रित हुआ और जब हमें ज़रूरत हुई तो हमारी यकृत और मांसपेशियों से ग्लाइकोजन निकल के ग्लूकोज में परिवर्तित हुआ और वो ग्लूकोज हमें काम करने के लिए ऊर्जा प्रदान कर देता है। लेकिन अगर ग्लूकोज उससे भी ज़्यादा हम खाते जा रहे हैं या हमारे शरीर में बनता जा रहा है तो वो ग्लाइकोजन के बाद वो वसा में परिवर्तित हो जाता है, एडिपोज टिश्यू में। तो जो हमारे शरीर के मोटे वाले जो अंग होते हैं उनके अंदर, मतलब स्किन के नीचे जो वसा जमा होती है, उसमें वसा जो है एडिपोज टिश्यूज़ में वसा जमा होती रहती है और हमारे में मोटापा आता रहता है। तो ये वसा जो है वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज के कारण चयापचय द्वारा वसा में परिवर्तित हो जाता है। या फिर अगर यूरिन से निकलता है, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन की कमी है उस व्यक्ति में, तो फिर डायबिटीज़ रोग हो जाता है। ग्लूकोज नामक जो मोनोसेकेराइड है या कार्बोहाइड्रेट है वो मीठे फलों में पाया जाता है, चीकू, अंगूर या फिर चुकंदर, शहद, शकरकंद, इन सब जो भोज्य पदार्थ है उनमें ग्लूकोज पर्याप्त मात्रा में हमें पाया जाता है। ये पहली तरह का मोनोसेकेराइड हुआ। दूसरी तरह का मोनोसेकेराइड है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज जो मोनोसेकेराइड है वो हमारी प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता। जैसे ग्लूकोज तो स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, जो भी चीज़ हम खाएंगे उसमें से वो परिवर्तित हो जाता है, लेकिन गैलेक्टोज प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता। वो सिर्फ मिल्क में यानी दूध में पाया जाता है और दूध में एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट यानी डाइसेकेराइड होता है, लैक्टोज। दूध में एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज
पाया जाता है। और लैक्टोज क्या है, अभी थोड़ी देर बाद में पढ़ाएंगे, वो एक डायसैकेराइड है। तो दूध का जो कार्बोहाइड्रेट है लैक्टोज, उसके अंदर ये गैलेक्टोज पाया जाता है, बाकी गैलेक्टोज कहीं भी नहीं पाया जाता। वहाँ कैसे पाया जाता है, गैलेक्टोज ग्लूकोज के साथ मिलता है, एक लैक्टोज का अणु एक ग्लूकोज का अणु, और दोनों मिलकर एक लैक्टोज के अणु को बना लेते हैं और साथ में पानी के अणु को अलग कर देते हैं। एक पानी का अणु अलग हो जाता है और ये लैक्टोज बन जाता है और वो दूध का कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। तो प्रकृति में नहीं पाया जाता। गैलेक्टोज हमारे नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र के लिए और हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर उस वक्त गैलेक्टोज नहीं होता है तो नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र में थोड़ी गड़बड़ी पैदा हो जाती है और वो अच्छी तरह से सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाता। जब ज़्यादा गैलेक्टोज होता है तो गैलेक्टोज ग्लूकोज में परिवर्तित हो सकता है। हमारे शरीर में ऐसे प्रकार के एंजाइम यानी विकर पाए जाते हैं जो गैलेक्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देते हैं। लेकिन अगर ये एंजाइम नहीं पाए जाएं तो गैलेक्टोज ग्लूकोज में परिवर्तित नहीं हो पाएगा और उस समय गैलेक्टोज बहुत सारा एकत्रित हो जाएगा ब्लड के अंदर और ऐसी स्थिति को कहते हैं गैलेक्टोसीमिया। गैलेक्टोसीमिया एक प्रकार की बीमारी है और गैलेक्टोसीमिया तब होती है जब किसी के शरीर में वो एंजाइम नहीं पाया जाता जो कि गैलेक्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। तीसरी तरह का मोनोसेकेराइड है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को हम फल शर्करा या लेव्युलोज भी कहते हैं। फ्रक्टोज का दूसरा नाम है फल शर्करा या लेव्युलोज, फ्रूट शुगर। इसकी भी रचना वही है, मतलब तीनों का ही जो फॉर्मूला है वो तो सेम ही है, खाली कन्फिग्रेशन अलग अलग होता है। और चूंकि ये फल शर्करा होती है इसलिए ये फलों में और शहद में बहुत अधिक पाई जाती है। फ्रक्टोज फलों और शहद में बहुत अधिक पाई जाती है और इसे हम फल शर्करा कहते हैं। फ्रक्टोज ग्लूकोज से अधिक मीठी होती है। ग्लूकोज से अधिक मीठी होती है फ्रक्टोज और पानी में घुलनशील होती है। उसके अलावा ये बहुत जल्दी ऊर्जा देती है। अगर हम कोई फ्रूट जूस पीते हैं तो हमें बहुत जल्दी एनर्जी आ जाती है, क्योंकि जैसे ही जूस अंदर जाएगा तो जो फ्रूट शुगर फ्रक्टोज है वो हमारे शरीर में जाएगा और वो फटाफट हमें एनर्जी दे देता है। वो बहुत जल्दी हमें एनर्जी दे देता है। और जो हमारे शरीर में एक डायसैकेराइड है स्यूक्रोज, अभी पढ़ाऊंगी मैं। तो जब स्यूक्रोज का पाचन होता है यानी स्यूक्रोज जब टूटता है उसका जल अपघटन होता है तो स्यूक्रोज पानी के साथ मिलकर दो भाग में टूटता है। वो एक भाग होता है एक अणु ग्लूकोज का और दूसरा अणु फ्रक्टोज का। एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज, मतलब स्यूक्रोज टूटता है, चीनी का अणु जब टूटता है तो एक फ्रक्टोज का अणु और एक ग्लूकोज का अणु हमें प्राप्त होता है। मतलब दो मोनोमेरिक यूनिट, दो मोनोसेकेराइड मिलकर एक डायसैकेराइड बनाते हैं। तो इस तरह से ये मोनोसेकेराइड तीन है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। इसी क्रम में जो हम वर्गीकरण पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का, ये मोनोसेकेराइड हुआ कंप्लीट। अब है डायसैकेराइड। डायसैकेराइड मतलब दो कार्बोहाइड्रेट यूनिट, दो कार्बोहाइड्रेट इकाई इसमें उपस्थित होती है। या तो दो मोनोमेरिक यूनिट बोलो या फिर दो मोनोसेकेराइड इकाई, दो मोनोसेकेराइड के अणु एक डायसैकेराइड में उपस्थित होते हैं। तो दो मोनोसेकेराइड मिलते हैं और एक डायसैकेराइड बनाते हैं, लेकिन उसके साथ एक पानी के अणु को विलोप कर देते हैं। मतलब एक पानी का अणु भी बनता है, वो अलग हो जाता है, लेकिन एक डायसैकेराइड इन दोनों मोनोसेकेराइड से बन जाता है। डायसैकेराइड अगेन तीन तरह के होते हैं, स्यूक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। डायसैकेराइड तीन तरह के होते हैं, स्यूक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। जैसे मोनोसेकेराइड का ये फॉर्मूला था
C6H12O6 कार्बन के 6 अणु, हाइड्रोजन के 12 अणु और ऑक्सीजन के 6 अणु। ठीक है, वैसे ही डायसैकेराइड का फॉर्मूला होता है C12H22O11 कार्बन के 12 अणु, हाइड्रोजन के 22 अणु और ऑक्सीजन के 11 अणु एक डायसैकेराइड में होते हैं। कैसे बने ये जैसे मान लो, इसको आप मान लो ग्लूकोज और इसको मान लो आप फ्रक्टोज, सभी का एक ही फॉर्मूला होता है। तो दोनों जने दो मोनोसैकेराइड मिले तो हमको ये एक डायसैकेराइड मिला। लेकिन ये C6 तो ये 12 है, लेकिन ये 12 और 12 यहाँ 24 होना चाहिए, तो 24 नहीं है क्योंकि इसका हाइड्रोजन के 2 अणु इधर चले गए। फिर ऑक्सीजन 6 और 6 12, यहाँ 12 होना चाहिए लेकिन यहाँ 11 ही है, तो एक ऑक्सीजन यहाँ चला गया। इसका मतलब जब दो मोनोसैकेराइड मिलते हैं तो एक डायसैकेराइड बनता है, लेकिन इसके साथ एक H2O यानी जल यानी पानी का अणु अलग हो जाता है। तो डायसैकेराइड का ये फॉर्मूला है C12H22 एंड O11, तीनों का ही, भले सुक्रोज हो, भले लैक्टोज हो और भले माल्टोज हो। उसके बाद में हम पहला लेंगे डायसैकेराइड सुक्रोज। सुक्रोज जो डायसैकेराइड होता है वो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो मीठा होता है। सुक्रोज जो हमारी दैनिक उपयोग में लाने वाली शक्कर है वही सुक्रोज है, वो मीठी होती है, पानी में घुलनशील होती है, हम दैनिक उपयोग में लाते हैं उसे, और वो शक्कर गन्ने या चुकंदर से बनी होती है। ये जो सुक्रोज है वो हम दैनिक जीवन में चीनी यानी जो शक्कर यूज़ करते हैं वही सुक्रोज होता है। तो वो पानी में भी घुल जाता है, मीठा भी होता है और वो गन्ने या चुकंदर से मिलकर बनता है। जब ये सुक्रोज, मतलब इसको हम सुक्रोज कहेंगे C12H22O11, तो ये सुक्रोज जब हमारे शरीर के अंदर होता है तो पानी के साथ जल अपघटन होता है इसका, यानी हाइड्रोलिसिस होता है। ये दो भागों में टूटता है, लेकिन दो भागों में टूटने के लिए सुक्रोज को पानी के अणु की जरूरत होती है। तो जब एक सुक्रोज के अणु को पानी का अणु मिलता है और हमारे शरीर के अंदर जो आंतें होती है, छोटी आंत, उसमें सुक्रेस नामक एक एंजाइम होता है, एक विकर होता है। तो आंतों में जब सुक्रेस एंजाइम होगा, वो आंत के अंदर जब सुक्रोज नामक कार्बोहाइड्रेट जाएगा तो उस सुक्रोज के ऊपर सुक्रेस नामक एंजाइम क्रिया करता है और उसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देता है। या तो सुक्रेस एंजाइम हो तो दो भागों में टूटता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर हमारे अमाशय में होता ही है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो अमाशय के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो भी शक्कर को पानी के साथ अगर वो मिलती है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसको एक ग्लूकोज के अणु और दूसरा फ्रक्टोज के अणु में परिवर्तित कर देता है। मतलब एक सुक्रोज का अणु पानी के साथ मिलकर दो मोनोसैकेराइड के अणु में परिवर्तित हो जाता है। और कौन से दो मोनोसैकेराइड? सुक्रोज में एक तो ग्लूकोज और दूसरा फ्रक्टोज का अणु पाया जाता है। उसके अलावा हम दूसरी तरह से बोलेंगे इसको उल्टा करके कि सुक्रोज कैसे बनता है? एक ग्लूकोज का अणु और दूसरा फ्रक्टोज का अणु, एक एक दोनों मोनोसैकेराइड, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज, दोनों मोनोसैकेराइड मिलते हैं और दोनों मिलके और एक डायसैकेराइड का अणु बनाते हैं और वो बनता है सुक्रोज और पानी का अणु उसके साथ बन जाता है। दूसरी तरह का डायसैकेराइड है लैक्टोज। लैक्टोज का फॉर्मूला भी बिल्कुल यही है C12H22O11। और जैसे मैंने गैलेक्टोज के लिए कहा था कि ये प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता, सिर्फ दूध में पाया जाता है, और दूध में जो लैक्टोज नामक एक कार्बोहाइड्रेट, एक शर्करा होती है, तो लैक्टोज का दूसरा नाम है मिल्क शुगर या दुग्ध शर्करा। लैक्टोज को हम मिल्क शुगर या दुग्ध शर्करा भी कहते
हैं। और लैक्टोज सुक्रोज और माल्टोज से कम घुलनशील होता है, मतलब पानी में इतनी जल्दी नहीं घुलता। लैक्टोज धीरे धीरे घुलता है और वनस्पति में बिल्कुल नहीं पाया जाता, सिर्फ मिल्क में पाया जाता है। लैक्टोज बहुत धीरे धीरे पचता है हमारे शरीर के अंदर। अगर हम गन्ने का रस पिएंगे और दूध पिएंगे तो गन्ने का रस जल्दी पचता है, दूध देर से पचता है। तो लैक्टोज बहुत धीरे धीरे पचता है। और अगर हम इसका मीठापन टेस्ट करेंगे तो लैक्टोज सुक्रोज के मुकाबले सिर्फ 1/6 भाग ही मीठा होता है। लैक्टोज बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता, शक्कर सबसे मीठी होती है। और सबसे मीठा तो फ्रक्टोज जो फ्रूट शुगर है। तो लैक्टोज को दुग्ध शर्करा कहते हैं, यानी मिल्क शुगर। और ये सुक्रोज और माल्टोज से कम घुलनशील होता है, देर से पचने वाला होता है और मीठेपन में भी ये 1/6 भाग ही होता है सुक्रोज का। अब जो ये लैक्टोज है, जैसे मैंने सुक्रोज का बताया था, वैसे ही अगर हम लैक्टोज के साथ एक पानी का अणु मिला देते हैं तो लैक्टोज के ऊपर अगर आंत में लैक्टेज एंजाइम है, लैक्टेज एंजाइम होते हैं एज, और शुगर होती है ओज, जैसे सुक्रोज, लैक्टोज, लेकिन एंजाइम क्या है? सुक्रेज, लैक्टेज। तो लैक्टोज जो कार्बोहाइड्रेट है उसके ऊपर जब लैक्टेज एंजाइम, जो कि हमारी आंतों में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, तो वो लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज को पानी के साथ मिलकर 2 अणुओं में परिवर्तित कर देता है। एक अणु ग्लूकोज का और दूसरा अणु गैलेक्टोज का। मतलब गैलेक्टोज स्वतंत्र रूप से नहीं पाया गया, सिर्फ दूध में पाया जाता है। और दूध में भी ग्लूकोज के अणु के साथ मिलकर लैक्टोज के रूप में ही पाया जाता है। तीसरी तरह का डायसैकेराइड होता है माल्टोज। माल्टोज को हम माल्ट शुगर भी कहते हैं। माल्टोज को माल्ट शुगर भी कहते हैं और ये अंकुरित अनाजों में अधिक पाई जाती है। जब हम स्प्राउट करते हैं ना, कोई भी अनाजों को भिगो देते हैं 12 घंटे और फिर उसको अंकुरित करते हैं, तो अंकुरित अनाजों में माल्टोज, इसीलिए तो हम माल्टेड, आप सेरेलैक और ये सब देखोगे जो हमारे डिब्बा बंद जो आते हैं उसमें माल्टेड लिखा हुआ रहता है, मतलब अनाजों और इनको भिगो के अंकुरित करके बनाए हुए होते हैं। सॉरी। तो अंकुरित अनाजों में माल्टोज पाया जाता है। जब हमारे भोजन में हम कोई भी अनाज खाते हैं तो अनाज में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो मैं हमेशा बताती हूँ स्टार्च। मान लो आपने चपाती खाई है, आलू खाया है, तो उसमें एक पॉलीसेकेराइड होता है स्टार्च। सबसे ज़्यादा स्टार्च ही पाया जाता है। तो स्टार्च जब हम अनाजों से खाते हैं तो स्टार्च के ऊपर अमाइलेज नामक एक एंजाइम एक्शन करता है। मतलब एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को तोड़ता है, और वो किस में तोड़ता है? माल्टोज में। मतलब स्टार्च का छोटा भाग, डेक्स्ट्रिन भी होता है एक पार्ट, लेकिन अभी हम माल्टोज की बात कर रहे हैं। तो स्टार्च एक बड़ा अणु है कार्बोहाइड्रेट का, स्टार्च को छोटे अणु माल्टोज में परिवर्तित करता है। कौन? अमाइलेज एक एंजाइम। जब माल्टोज बन जाता है तो माल्टोज के साथ भी जब पानी का एक अणु होता है तो हमारी छोटी आंत में एक और एंजाइम माल्टेज एंजाइम भी पाया जाता है। जैसे सुक्रेज एंजाइम है, लैक्टेज एंजाइम है, वैसे ही माल्टेज एंजाइम यानी विकर भी हमारी छोटी आंत में पाया जाता है। तो ये माल्टेज एंजाइम माल्टोज नामक डायसैकेराइड को पानी के अणु के साथ 2 अणुओं में परिवर्तित करता है, 2 मोनोसेकेराइड के अणुओं में परिवर्तित करता है। लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि माल्टोज जो है वो कौन से 2 अणु में परिवर्तित हुआ? एक ग्लूकोज का अणु और दूसरा भी ग्लूकोज का अणु, मतलब 2 ग्लूकोज के अणुओं में परिवर्तित होते हैं। सुक्रोज जो है वो फ्रक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बनता है, लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनता है,
और माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज मतलब दो ग्लूकोज के अणुओं से मिलकर बनता है। तो आज जो मैंने पढ़ाया वो है कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हम उसके रासायनिक विशेषताओं के आधार पर पढ़ रहे थे कि रासायनिक विशेषताओं के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 3 वर्गों में बांटा है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। ठीक है, मोनोसेकेराइड में कार्बोहाइड्रेट की 1 यूनिट होती है, डाइसेकेराइड में 2 यूनिट होती है, यानी यूनिट मतलब इकाई, 2 इकाई होती है, और पॉलीसेकेराइड में या तो कार्बोहाइड्रेट की 3 इकाई होती है या तो 3 से ज़्यादा, कितनी भी, 1000 भी हो सकती है, लाख भी हो सकती है। तो हमने सबसे पहले लिया मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में कार्बोहाइड्रेट की 1 ही यूनिट है, सबसे सरलतम इकाई होती है ये। इसका फॉर्मूला C6H12O6 होता है। कार्बन के 6 अणु, हाइड्रोजन के 12 अणु, ऑक्सीजन के 6 अणु। और मोनोसेकेराइड 3 तरह के होते हैं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। तीनों के फॉर्मूले एक से होते हैं, लेकिन उनकी जो संरचना है वो थोड़ी अलग अलग पाई जाती है। और ग्लूकोज जो होगा वो सबसे सरलतम इकाई है कार्बोहाइड्रेट की। ये हमारे शरीर में जब हम ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो इस पर कोई पाचक रसों का प्रभाव नहीं होता। ये हमें 4 किलो कैलोरी देता है, ये मीठा होता है, जल में घुलनशील होता है, हमें एनर्जी, ऊर्जा बहुत जल्दी देता है, और मुख्य रूप से ही ग्लूकोज हमें एनर्जी देता है, क्योंकि कोई भी चीज़ है वो एंड में ग्लूकोज में ही परिवर्तित होती है। भले हम स्टार्च खाएं या हमारे शरीर में ग्लाइकोजन हो तो वो परिवर्तित होगा, या जो भी खाएंगे वो आखिर में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। अगर अधिक ग्लूकोज हो जाता है, वैसे ग्लूकोज का जो लेवल है हमारे रक्त में वो है 80 से 120 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रक्त, लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो ये हमारे यकृत और मांसपेशियों में जमा हो जाता है। किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही होता है, वो पॉलीसेकेराइड होता है। और अगर इससे भी ज़्यादा ग्लूकोज आता जा रहा है, ग्लाइकोजन भी बन गया, तो उसके बाद वो वसा में परिवर्तित हो जाता है चयापचय के द्वारा, और वो वसा जो है वो हमारे स्किन के नीचे, हमारी त्वचा के नीचे जो मोटे मोटे जो जितने भाग हैं जहाँ एडिपोज टिश्यूज इकट्ठे होते हैं, वसीय ऊतक इकट्ठे होते हैं, वहाँ ये ग्लूकोज वसा बन के इकट्ठे हो जाते हैं। उसके अलावा अगर ज़्यादा ग्लूकोज है और इंसुलिन हार्मोन शरीर में नहीं होता है, तो इंसुलिन तो ग्लूकोज को यूज़ करता है, तो अगर इंसुलिन नहीं है तो रोग मधुमेह यानी डायबिटीज़ रोग हो सकता है। दूसरा मोनोसेकेराइड, और ये ग्लूकोज जो है वो मीठे फलों में, शकरकंद, चीकू, अंगूर, इनमें पाया जाता है। दूसरा मोनोसेकेराइड है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज का फॉर्मूला भी यही है, C6H12O6। गैलेक्टोज प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता, वो सिर्फ मिल्क में यानी दूध में पाया जाता है, वो भी ग्लूकोज के अणु के साथ मिलकर लैक्टोज के रूप में पाया जाता है। गैलेक्टोज हमारे शरीर में हमारी ब्रेन और हमारा नर्वस सिस्टम, मतलब हमारी तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क के कार्य के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं होता है उस वक्त गैलेक्टोज, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है हमारे मस्तिष्क को कार्य करने के लिए और तंत्रिका तंत्र को कार्य करने के लिए। जब गैलेक्टोज ज़्यादा है तो वो ग्लूकोज में भी परिवर्तित हो सकता है, और ग्लूकोज हमारे शरीर में काम कर देता है, एनर्जी या जो भी काम होते हैं। तो गैलेक्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करने के लिए एक एंजाइम होता है, लेकिन अगर ये एंजाइम नहीं होता है तो ग्लूकोज में गैलेक्टोज परिवर्तित नहीं हो पाता, और गैलेक्टोज बहुत सारा हमारे ब्लड में एकत्रित हो जाता है, और उस समय जो कंडीशन होती है हम उसको बीमारी कहते हैं गैलेक्टोसीमिया नामक बीमारी। गैलेक्टोसीमिया तब होगी जब एक्स्ट्रा गैलेक्टोज ग्लूकोज में परिवर्तित नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहाँ एंजाइम की कमी होती है। तीसरी तरह का मोनोसेकेराइड होता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो है उसकी भी रचना जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज C6H12O6 यही फॉर्मूला है उसका, और फ्रक्टोज मीठे फलों में, शहद में, इनमें पाया जाता है, और इसका नाम होता है फल शर्करा या फिर लेव्यूलोज। हम फ्रक्टोज को लेव्यूलोज भी कहते हैं और फल शर्करा भी कहते हैं। ये बहुत मीठा होता है,
बहुत ही अधिक ग्लूकोज से भी ज़्यादा मीठा होता है, पानी में बहुत अधिक घुलनशील होता है, बहुत जल्दी हमको एनर्जी यानी ऊर्जा प्रदान करता है। और जब सुक्रोज टूटता है तो एक फ्रक्टोज और एक ग्लूकोज का अणु हमें प्राप्त होता है। ये मोनोसेकेराइड हुए तीनों, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। अब दूसरा जो वर्गीकरण का पार्ट है कार्बोहाइड्रेट का, वो है डायसेकेराइड। डायसेकेराइड में कार्बोहाइड्रेट के दो अणु यानी दो मोनोमेरिक इकाई पाई जाती है। और जो डायसेकेराइड का फॉर्मूला है वो है C12H22O11। मतलब जब दो मोनोसेकेराइड मिलते हैं तब एक डायसेकेराइड बनता है, लेकिन आप देखेंगे कि पूरा का पूरा ऐसे नहीं है, इसमें एक पानी का अणु अलग हो जाता है, तब जाके कार्बन के 12 अणु, हाइड्रोजन के 22 अणु और ऑक्सीजन के 11 अणु जो है वो मिलकर डायसेकेराइड बनाते हैं। डायसेकेराइड्स तीन तरह के होते हैं, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। तीनों के ही फॉर्मूले C12H22O11 होते हैं। सुक्रोज जो है वो हमारी दैनिक जीवन में हम जो शक्कर उपयोग में लाते हैं वो सुक्रोज होता है, और वो मीठा होता है, पानी में घुलनशील होता है, और गन्ने और चुकंदर से सुक्रोज यानी शक्कर बनाई जाती है। जब इस सुक्रोज का पाचन होता है, मतलब सुक्रोज हमने खा रखा है, अब वो थोड़ी और छोटे कणों में परिवर्तित होने जा रहा है, तो सुक्रोज हमारी आंतों में, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है, छोटी आंत में सुक्रेस नामक एंजाइम होता है, और वो सुक्रेस एंजाइम सुक्रोज को पानी के साथ मिलकर एक अणु ग्लूकोज और एक अणु फ्रक्टोज में परिवर्तित कर देता है। अगर सुक्रेस एंजाइम नहीं भी है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी सुक्रोज को पानी के साथ मिलकर एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज के अणु में परिवर्तित कर देता है। और इन दोनों को, ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो बराबर मात्रा में हैं, इन दोनों को मिलके हम एक नाम दे सकते हैं इन्वर्ट शुगर। अगर एग्जाम में आता है इन्वर्ट शुगर क्या है, तो आप ये कह सकते हो कि सुक्रोज के टूटने पर जो एक अणु ग्लूकोज और दूसरा अणु फ्रक्टोज बनते हैं वो इन्वर्ट शुगर कहलाते हैं। दूसरी तरह से हम बता सकते हैं कि एक ग्लूकोज का अणु और एक फ्रक्टोज का अणु जब दोनों मिलते हैं तो एक अणु सुक्रोज का बनता है और एक पानी का अणु अलग बन जाता है। दूसरी तरह का डाइसेक्राइड है लैक्टोज, और लैक्टोज का भी फॉर्मूला C12H22O11 होता है। लैक्टोज को हम दुग्ध शर्करा या मिल्क शुगर भी कहते हैं। ये वास्तव में जैसे गैलेक्टोज होता है, लैक्टोज भी प्रकृति में बिल्कुल भी स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता। ये सिर्फ दूध में ही शर्करा के रूप में होता है। जैसे गैलेक्टोज ग्लूकोज के साथ मिलकर लैक्टोज का रूप होता है, तो लैक्टोज भी किसी भी वनस्पति में या किसी चीज में नहीं पाया जाता, सिर्फ दूध में पाया जाता है। लैक्टोज देर से पचता है, कम घुलनशील होता है और थोड़ा मीठा भी कम होता है। सुक्रोज से 1/6 भाग ही मीठा होता है, और सुक्रोज और माल्टोज से घुलनशील भी कम होता है। इसलिए हम इसका बाद में बताएंगे आपको कि लैक्टोज के कारण कुछ बैक्टीरिया पनपते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया को खाना चाहिए तो लैक्टोज धीरे धीरे पचता है, वहाँ पड़ा रहता है, तो बैक्टीरिया उनको खा के अपना खाना खा लेते हैं। तो लैक्टोज की कई क्रियाएं होती है इन दोनों के कारण, कि ये देर से पचता है और कम घुलनशील होता है इस प्रकृति के कारण। और जब हम लैक्टोज नामक डाइसैकेराइड को पानी के अणु के साथ मिलाते हैं और हमारी छोटी आंत में लैक्टेज एंजाइम होता है, तो ये एंजाइम लैक्टोज को एक अणु ग्लूकोज और दूसरे अणु गैलेक्टोज में परिवर्तित कर देता है। तीसरी तरह का डाइसैकेराइड होता है माल्टोज। माल्टोज को माल्ट शुगर भी कहते हैं, और ये अंकुरित अनाजों में अधिक पाया जाता है, जो स्प्राउट करते हैं भिगो के, तो इसलिए ये माल्ट शुगर कहलाता है। जब हम स्टार्च खाते हैं, आलू, चपाती, हलवा, कोई भी चीज़ जो हम खा रहे हैं उसमें स्टार्च है, तो उस स्टार्च के ऊपर एक एंजाइम, अमाइलेज एंजाइम
रिएक्शन करता है, क्रिया करता है और उस स्टार्च को छोटे कण में परिवर्तित करता है, और वो छोटा कण होता है माल्टोज, यानी ये वाला माल्टोज डाइसैकेराइड, क्योंकि ये तो पॉलीसैकेराइड है, ये तो और ज़्यादा ग्लूकोज के अणुओं से मिलकर बना है, और माल्टोज तो 2 ही अणुओं से मिलकर बनता है। तो स्टार्च का छोटा जो पार्ट है, छोटा अणु है, वो है माल्टोज। और माल्टोज कैसे बना? जब एमाइलेज एंजाइम ने उस पर क्रिया करी। फिर जो माल्टोज है वो पानी के एक अणु के साथ मिलता है, और छोटी आंत में जो माल्टेज एंजाइम होता है, माल्टेज एंजाइम माल्टोज के ऊपर क्रिया करता है और पानी के साथ मिलाकर इसको 2 अणुओं में परिवर्तित करता है, एक ग्लूकोज का अणु और दूसरा भी ग्लूकोज का अणु, यानी 2 ग्लूकोज के अणुओं में परिवर्तित कर देते हैं। तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण में रासायनिक विशेषताओं के आधार पर 3 वर्गों में था, मोनोसैकेराइड, डाई और पॉली। तो मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड कंप्लीट हो गए हैं, और हम नेक्स्ट टर्न पे पॉलीसैकेराइड्स पढ़ाएंगे। थैंक यू।